Hello students, hi everyone. Welcome to Learn Commerce once again. Today we are continuing with the previous classes topics, that is government budget. पिछली क्लासेस के अंदर हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सबके टॉपिक पढ़ लिए। आज की क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़ेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स इससे जुड़े हुए आज सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है जिसमें कि डेफिसिट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसिप्ट से। ठीक है ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से तो वो डेफिसिट कहलाता है। अब डेफिसिट तीन तरीके का है। पहला हमारा है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट जिसमें हम सिर्फ रिवेन्यू आइटम लेनी है, यानी कि जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रिवेन्यू रिसिप्ट से, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। चार टाइप चीजें पढ़ी हमने रिवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ा, हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, हमने कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा। लेकिन सिर्फ ये जो फर्स्ट टू चीजें हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब इनका डिफरेंस, अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू रिसिप्ट से, वो हमारा कहलाता है रिवेन्यू डेफिसिट। तो ये बात पक्की, डेफिसिट तो वो हो गया जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट्स। लेकिन क्योंकि रिवेन्यू डेफिसिट है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट्स के डिफरेंस को बोलेंगे हम रिवेन्यू डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग तो हो गया, अब इसका इंप्लीकेशन क्या पड़ता है? रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? देखो, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि सरकार के पास जो टोटल रूटीन खर्चे हैं ना, वो इतने नहीं पूरे हो पा रहे कि सरकार की इनकम इतनी नहीं जितने कि वो अपने खर्चे पूरे कर पाए। अब रिवेन्यू रिसिप्ट में सरकार को फॉर एग्जांपल आपके टैक्स से पैसा आता है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार अपनी सैलरीज पे करती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है या पेंशन वगैरह पेमेंट करती है। हम कुछ एग्जांपल ले लिए। मान लो सरकार की रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं 1000 करोड़ और जो खर्चे हैं वो हैं 1200 करोड़। अब ये जो घाटा है ना, ये रिवेन्यू डेफिसिट का है कि सरकार के पास रूटीन बेसिस जो पैसा आ रहा है वो तो आ रहा है 1000 करोड़, पर सरकार को खर्चे करने हैं 1200 करोड़। अब 1000 करोड़ के मुकाबले 1200 करोड़ खर्चा किया कैसे जाए? ये वही केस है, अगर एक परिवार है वो 10,000 कमाता है और 12,000 का खर्चा आता है उसका महीने में, तो 2,000 रुपये कहां से लाएगा? यानी कि उसके रूटीन खर्चे इतने ज्यादा हैं कि अपनी रूटीन इनकम से पूरे नहीं कर पा रहा। यही इसका इंप्लीकेशन है। सबसे पहले तो है, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अपनी सरकार अपने रूटीन खर्चे, डेली खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही अपने इस इनकम से, यानी टैक्स से जो पैसा आ रहा है। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं अपनी डिस सेविंग्स यानी कि अपनी सेविंग्स को यूज कर रही है। गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स यूज कर रही है, अलग सेक्टर से, अदर सेक्टर से जो पैसा आया है, बचा है, उसको यूज कर रही है इस घाटे को पूरा करने के लिए या फिर अपने रोजमर्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए। तो सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा तो सरकार अपने खर्चों पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं और कहीं जा रही है, दूसरे सेक्टर्स में जा रही है, उनके सेविंग्स को यूज कर रही है। ये बताता है दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट्स। हो सकता है सरकार को एक घाटा पूरा करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स की तरफ जाना पड़े। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? जिसमें या तो लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, एसेट्स कम हो जाते हैं। यानी कि या तो सरकार उधार ले या अपनी कंपनीज बेच दे। अगर सरकार उधार लेके अपने डेली के खर्चे पूरे करेगी, सिचुएशन खराब मानी जाएगी। अगर सरकार अपनी कंपनीज बेचकर अपने डेली खर्चे पूरे करेगी, वो भी सिचुएशन ठीक नहीं है। यानी कि अगर अपने सरकार डेफिसिट को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स की तरफ जाती है, यानी बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ, इसका मतलब रिवेन्यू डेफिसिट जो आपका घाटा था, ये लायबिलिटी और बढ़ जाएगी आपकी। यानी कि बोरोइंग्स आपकी बढ़ गई या एसेट्स कम हो गए, तो सरकार के पास डबल, या तो एसेट्स कम होते चले जाएंगे या फिर आपकी लायबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। तो रिवेन्यू डेफिसिट का एक जो इफेक्ट पड़ने वाला सरकार के ऊपर, अगर वो कैपिटल रिसिप्ट की तरफ जाती है, वो सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर सरकार कैपिटल रिसिप्ट को यूज करती है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, इसमें कहीं ना कहीं देश में इन्फ्लेशन पैदा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। क्योंकि अब साथ में एक और जो भी है कि अगर सरकार उधार लेती है तो उसका जो बर्डन है वो आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा, क्योंकि लोन अमाउंट तो उतारना तो आ गया कई सालों में, लोन अमाउंट भी चढ़ रहा है, साथ में इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी है। तो डबल इंपैक्ट जो पड़ रहा है उसका बर्डन कहां पड़ेगा? आने वाली जनरेशन के ऊपर। और हाई रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना, एक सरकार के लिए बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि या तो अपने खर्चे कम कर दे या अपनी रेवेन्यू बढ़ा दे। रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब है टैक्स बढ़ाए, और अपने खर्चे कम करने का मतलब है कि सरकार अपनी सैलरीज वगैरह जो हैं खर्चे कम करे। पर दोनों ही पॉसिबल नहीं लग रही। अब देख रहे हैं कि अगर हम खर्चे कम करें तो खर्चे कम करने का मतलब है सरकार क्या सैलरीज या इंटरेस्ट या पेंशन पेमेंट कम कर सकती है? नहीं कर पा रही। क्या टैक्स बढ़ा पा रही है? टैक्स बढ़ नहीं पा रहे। तो सरकार का पोजीशन बनती क्या है?
तो रेवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन तो ये हो गए, लेकिन अब इसको पूरा कैसे किया जाए? रेवेन्यू डेफिसिट का घाटा पूरा करने के लिए सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए या रेवेन्यू बढ़नी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे उसके खर्चे कम हो सके, जो भी कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव या अनवांटेड, ऐसे खर्चे जो जरूरी नहीं है, अननेसेसरी, जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको कहीं ना कहीं, ये लिखा हुआ अनप्रोडक्टिव या अननेसेसरी खर्चे जो हैं इनको सरकार कम करे, अवॉइड करे, तब जाके ये रेवेन्यू डेफिसिट बचा जा सकता है। या फिर सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाए। रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब है सरकार को टैक्स के सोर्सेज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज से भी कहीं ना कहीं सेपरेट रिसिप्ट्स को बढ़ाना जरूरी है। उसके बिना ये रेवेन्यू डेफिसिट पूरा नहीं हो सकता, तो कैपिटल रिसिप्ट्स की तरफ जाना एक खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। दूसरा हमारा जो है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जिसको हम हिंदी में वित्तीय घाटा बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट में क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, वहां देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स माइनस करने हैं। सरकार के टोटल खर्चे, उसमें से सारे रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी, कैपिटल रिसिप्ट्स भी, ठीक, लेकिन उसमें एक पार्ट है बोरोइंग्स का, वो माइनस नहीं करना। तो अगर देखा जाए टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर पहले पकड़ना है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा। उसमें माइनस क्या करना है, टोटल रिसिप्ट्स, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स भी होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी, कैपिटल रिसिप्ट्स भी, लेकिन उसमें बोरोइंग्स माइनस नहीं करनी। मतलब टोटल रिसिप्ट्स के अंदर जो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है उसके अंदर बोरोइंग्स होती हैं, उस एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को हटाकर हम बाकी सारे कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस कर देंगे तो फिस्कल डेफिसिट निकल के आएगा। तो इन सबसे एक ही चीज मतलब निकल रही है, आपको सारे खर्चे लेने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, और उसमें से माइनस करने हैं सारे रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट सारे, पर कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग्स वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी सब कुछ माइनस करने हैं। तो इससे पता यह लगता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो एक्चुअल में सरकार की बोरोइंग्स के बराबर ही निकल के आता है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इन एक्चुअली इट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। अब फिस्कल डेफिसिट के भी इंप्लीकेशन है। फिस्कल डेफिसिट में इंप्लीकेशन कैसे है? पहला है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब कर्ज का जाल। देखो जब फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी। बताती है कि सरकार को कितनी, मैंने आपको क्या बताया कि बोरिंग पता लगती है फिस्कल डेफिसिट से। तो मतलब सरकार को फिस्कल डेफिसिट पता लगता है कि कितनी बोरिंग रिक्वायरमेंट है। अब जब सरकार उधार लेती है उससे ना तो मतलब एक तो प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करना ही करना है जो लोन लिया है, साथ ही साथ उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो भी आपकी लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। अब इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है उससे क्या होता है, एक और इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको दोबारा बताता हूं कि आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट यानी सरकार के पास टैक्स आया था वो 1000 रुपए का आया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का है 1200। इस घाटे को जो रेवेन्यू डेफिसिट था 200 रुपए का, इसके लिए सरकार ने क्या किया, लोन ले लिया। लोन लिया 200 करोड़ का, ये सब करोड़ में है, ठीक है। अब 200 का लोन लिया है तो 200 पर उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 10% का इंटरेस्ट है, 20 रुपए का लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 20 रुपए का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। मतलब 20 रुपए से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका और बढ़ गया, ये वाला पार्ट, यानी ये हो गया 1220। तो इसका मतलब ये जो लोन तो वापस करना ही करना है, लोन तो वहीं खड़ा है आपका 200 का, साथ में 20 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो 20 रुपए के अंदर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट पेमेंट से आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो जो घाटा हमारा 1000 करोड़ और 1200 करोड़ में 200 करोड़ का डिफरेंस था, वो 1000 और 1220 का डिफरेंस लेंगे तो आपका 220 करोड़ का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब आपका रेवेन्यू डेफिसिट और बढ़ गया। इससे एक साइकिल घूम गया, सर्कल चला गया फिस्कल डेफिसिट का, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट से फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, ये सर्कल घूमता चला जाएगा। यानी गवर्नमेंट को अब क्या करना है, 220 का लोन लेना पड़ेगा और बड़ा लोन लेना पड़ेगा इंटरेस्ट पुराना लोन चुकाने के लिए। इसका मतलब कंट्री एक ऐसे जाल में फंस जाती है कि आपको सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ जाता है। तो कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप। दूसरा इंप्लीकेशन पड़ता है इसका इन्फ्लेशन का। गवर्नमेंट अगर आरबीआई से उधार लेती है, अगर आरबीआई से उधार ले लेती है अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो आरबीआई उसके बदले में नए नोट्स प्रिंट करती है, नई करेंसी प्रिंट करेगी इस घाटे को पूरा करने के लिए। तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी देश के अंदर, और मनी सप्लाई बढ़ने से देश में इन्फ्लेशन का खतरा बना रहेगा। तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ती है। और अगर गवर्नमेंट किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन सोर्सेज से लोन लेती है, दुनिया से कहीं से भी लोन ले लेती है, तो इससे हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उनकी बातें माननी पड़ती हैं। और बोरिंग से हमारा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है आने वाली जनरेशन के ऊपर। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारे देश के फ्यूचर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि सारा
उनके ऊपर टैक्स का बर्डन डालकर हम उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं असर डालते हैं। तो ये इंप्लीकेशंस हो गए फिस्कल डेफिसिट के। अब इसको पूरा कैसे किया जाए? इस फिस्कल डेफिसिट को भी पूरा करने के लिए सरकार के पास या तो बोरोइंग्स का रास्ता है या डेफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता है। फिस्कल डेफिसिट को हम मीट कर सकते हैं बोरोइंग्स के थ्रू, यानी कि इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों। इंटरनल सोर्सेज मतलब सरकार पब्लिक से या बैंक से कहीं से लोन ले सकती है, आरबीआई से लोन ले सकती है, या एक्सटर्नल सोर्सेज से यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर सरकार आरबीआई से उधार लेती है। आरबीआई से उधार ले रही है अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए, तो उसके बदले में आरबीआई क्या करेगी? नई करेंसी इशू करेगी। इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोरोइंग हमेशा एक बेटर सोर्स माना जाता है, बट इससे मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है इन्फ्लेशन का। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में लीड टू इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी, इस मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से, और वो भी देश के लिए खतरा है। तीसरा हमारा डेफिसिट जो है वो है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट जो निकाला भी हमने, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट मींस फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो जो हमने अर्लियर पहले लोन ले रखे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट माइनस करके आपका जो बैलेंस बचेगा वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है ना? तो फिस्कल और रेवेन्यू में अगर हम डिफरेंस देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है रेवेन्यू के मुकाबले में, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट है जिसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स ले रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा एक बड़ा कंसेप्ट इसलिए क्योंकि इसमें टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, सारे एक्सपेंडिचर ले रहे हैं और सारे रिसीट्स बोरोइंग्स के छोड़ के सारे ले लेते हैं, बट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स करके हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं, और जो फिस्कल डेफिसिट निकल आएगा उसमें से लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करना माइनस कर दो तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा। अब बात करते हैं इस थ्योरी के बाद एक दो न्यूमेरिकल्स की। देखो एक आपके पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। ये कुछ आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, इंटरेस्ट पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग्स। पहला निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं आपको 22250 और रेवेन्यू रिसीट्स गिवन है आपको यहाँ पर 17750। दोनों को माइनस किया तो 4500 करोड़ रुपए आपका आंसर आ गया रेवेन्यू डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था हमारा टोटल रिसिप्ट्स में को माइनस करना टोटल एक्सपेंडिचर में से, लेकिन आपके पास यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आपको लिख के दी थी, अगर आपके पास बोरोइंग्स गिवन है तो फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग्स। तो आपको कहीं और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बोरोइंग्स को ही आप फिस्कल डेफिसिट मान के आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स यानी कि 12500 करोड़, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट, जो है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करके। फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 12500 आ चुका है, आपको इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 5000 माइनस करनी है, तो आपका 7500 करोड़ रुपए प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी तीनों निकालने हैं। ये आइटम्स दे रखी हैं आपको, टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग्स, इंटरेस्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है? अब इसमें पहला है रेवेन्यू डेफिसिट जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो आपको देखा है यहाँ पर 80, तो 80 तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स के बजाय आपको टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स दो रिसीट्स दे रखे हैं 47 और 10। तो रेवेन्यू रिसीट्स में दोनों पार्ट आ जाएंगे, रेवेन्यू में टैक्स रिसीट्स भी आएगा, नॉन टैक्स रिसीट्स भी आ जाएगा। दोनों को प्लस करके माइनस किया तो 23 करोड़ आपका हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यहां पर भी आपको जब बोरोइंग्स दे रखी है आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली बोरोइंग्स को फिस्कल डेफिसिट के बराबर रख सकते हो। और लास्ट में प्राइमरी डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में से आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 32 आ चुका है और आपका इंटरेस्ट आपको दे रखा है 20 करोड़, तो माइनस करके आपका 12 करोड़ प्राइमरी डेफिसिट होगा। ठीक है? तो ये हमने तीनों टाइप के डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग, उनके फॉर्मूले देख लिए, उनके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, आप आगे आने वाली वीडियोस, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बने रहिए। स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स, यू विल बी गेटिंग more and more videos of this course and also for other subjects also. Okay, thank you once again, goodbye.